गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतर होगा और आप एकदम मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब एक अभियान के तहत जुड़े हैं जिसमें हम अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और हर सब्जेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हमने अभी तक जो सेगमेंट अपने कंप्लीट कर लिए थे उसमें हमने ये देखा था कि प्राचीन भारत में जो उसको जानने के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, एक साहित्य है और एक पुरातात्विक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि साहित्य में कौन कौन से बुक्स आते हैं, उसमें धार्मिक और धर्मोत्तर हुआ। फिर उसके बाद हमने उन सब धार्मिक साहित्यों के बारे में जाना कि वेद, वेदांत, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या होते थे। फिर हमने ये चीज देखी कि महाकाव्य जो हुआ करते थे उसमें रामायण और महाभारत की क्या भूमिका है। फिर उसमें बौद्ध साहित्य देखेंगे कि जिसमें जातक, जिसमें बच्चे की कहानी जो कि महात्मा बुद्ध की दिखाई दे रही होगी। फिर त्रिपिटक, मिलंदपन हो, महावंश, चूल वंश। फिर संस्कृत ग्रंथों पे आए जिसमें ललित विस्तार और दिव्य वदान आएंगे। फिर उसके बाद हम जैन साहित्य पे जाएंगे जिसमें अचराग सूत्र और भगवती सूत्र दिखाई देगी। फिर हमने ये देखा था कि धर्मोत्तर साहित्य जो थे उसमें संगम साहित्य, मनुस्मृति, नारद स्मृति, अर्थशास्त्र जैसी किताबें हमने देख चुके थे। अब इससे आगे बढ़कर जब हम देखेंगे कि कुछ और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उस किताबों के पहले ही पॉइंट पे एक किताब आती है जिसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। अब ये मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई किताब जो कि एक नाटक है और ये चंद्रगुप्त मौर्य और उसके द्वारा जो उनके गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन करती है। तो ये किताब यहाँ पे इसलिए मायने हो जाएगी। फिर आते हैं मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है। इसको ग्रंथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी तुलना ग्रंथों के ही तरह की जाती है। और ये पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र, इसमें अग्निमित्र का काफी जिक्र है और इसके समय की जितनी भी राजनीतिक स्थितियां थी तथा शुंग वंश और यमन वंश का जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में ये बात करती है। इसके बाद जो किताब है उसका नाम है हर्षचरित। अब हर्षचरित किताब मायने अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्राट हर्ष के बारे में व्याख्या करती है और जिसके द्वारा लिखी गई है वो व्यक्ति है बाणभट्ट। अब ये बाणभट्ट हर्ष के टाइम पीरियड में सबसे बढ़िया और सबसे शानदार कवियों में से एक है। फिर इस जो ग्रंथ है इसमें हर्ष के जीवन और वहां के तात्कालिक भारतीय इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। अब ये हमें देखना होगा कि सबसे बड़ी चीज कि हर्ष कहां का राजा है। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हर्ष साउथ का राजा है या नॉर्थ का राजा है। ठीक है, तो ये चीज जब हम हर्षवर्धन को पढ़ रहे होंगे तो ये दिखाई देगा कि हर्ष बाद में चल के कन्नौज की तरफ जाएगा और लेकिन उससे पहले वो हरियाणा का शासक दिखाई देगा। तो ये दिखाई देगा। फिर इसके बाद जो किताब आती है वो है स्वप्नवासव दत्तम। ये स्वप्नवासव दत्तम जिस कवि के द्वारा लिखी गई उसको कवि ही नहीं महाकवि कहा गया और उस महाकवि का नाम है भास। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो स्वप्न होते हैं, जो सपना होता है वो हमें फील होता है, भास होता है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा भास और ये याद हो जाएगी हमें। ठीक, इनके द्वारा ये लिखी गई है और इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत, ठीक है, इन दोनों के संबंधों के बारे में व्याख्या दी गई है। अब ये चीज यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वप्नवासव दत्तम में किसके द्वारा लिखी गई और इसमें क्या जो थ्योरी है वो क्या दी गई। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत के जो संबंध थे उस वक्त, उन दोनों के बारे में ये जिक्र करती है। इसके बाद ये देखना होगा कि जो अगली किताब है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्यों इतिहास में इंपॉर्टेंट अपने मायने खुद रखती है? क्यों? क्योंकि ये कश्मीर से रिलेटेड है। ये किताब कश्मीर से रिलेटेड है और कश्मीर के इतिहास पर जानकारी डालती है। कश्मीर का अगर इतिहास जानना हो तो वहां की सबसे पहली जो किताब मानी जाएगी वो राजतरंगिणी ही मानी जाएगी। अब इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? तो इस किताब को लिखा गया है आपके कल्हण के द्वारा। तो कल्हण यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएगा जिसने वहां के इतिहास, वहां के राजनीतिक स्थितियों का पूरा वर्णन दिया है। यह चीज हमें देखनी होगी कि कल्हण किस तरीके से राजतरंगिणी में
कश्मीर का इतिहास बता रहे हैं। अगली जो किताब है मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई किताब है और इस किताब को नाटक की फॉर्म में रखा गया है। नाटक की फॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि हमने देखा था एक बुक और है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस को भी हम नाटक कह रहे हैं, ना कि कोई ग्रंथ। तो यहां पर भी जो मत्स्यकटिकम है उसको भी हम नाटक कहेंगे, और ये गुप्तकालीन जो इतिहास है उसकी जानकारी देता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि कौन कौन सी किताब नाटक की फॉर्म में लिखी गई है, तो वहां पे मुद्रा राक्षस होगी, हर्षचरित होगी, मत्स्यकटिकम होगी। तो इस तरीके से ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी किताब आपके नाटक की फॉर्म में आती है, कौन सी किताब ग्रंथों की फॉर्म में आती है। अगली किताब जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, और पाणिनि के द्वारा ये किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब ये अपने आप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण कही जाती है। अगर संस्कृत की व्याकरण का अगर उल्लेख करना होगा तो अष्टाध्यायी को आपको जानना पड़ेगा, और अष्टाध्यायी लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। अब ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा के प्रमाणिक पुस्तक मानी जा रही है, इसीलिए उसकी अगर व्याकरण प्रॉपर मानी जाएगी तो अष्टाध्यायी ही मानी जाएगी। अगली किताब विक्रमादेव चरितम। अब यह किताब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब हम राज तरंगिणी को पढ़ रहे होंगे उसके बाद एक किताब आई विक्रमादेव चरितम, तो यह भी इंपॉर्टेंट किताब हो जाएगी। और ये कलहण की तरह ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलहण, ठीक है। ये भी कश्मीर का इतिहास बताएगी, और कश्मीर के ही कवि हैं वो, जिनका नाम है विलहण। उन्होंने चालुक्य राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य पंचम, अब यहां पे विक्रमादित्य फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नाम डाल देगा वहां पर, और आपसे पूछ लेगा कि ये किताब किसके बारे में व्याख्या करती है। तो ये किताब आप जान के रखिए कि विक्रमादित्य फिफ्थ के बारे में ये बात करती है, और इसमें कश्मीरी जो कवि हैं विलहण, उनके द्वारा ये रचित है। अब हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि विलहण या कलहण किस व्यक्ति ने यह किताब लिखी है, तो राज करने वाला कलहण होगा, और विक्रमादित्य पर जो उनकी किताब लिखेगा वो विलहण होगा। ये आपके अभ्यास से आपके तक पहुंचेंगी चीजें। यहां से अगर हम प्रॉपर यूपीएससी में देखें तो प्रॉपर यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बहुत कम उठाने के चांसेस हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में अगर यूपीएससी उठाएगा तो फिर पुस्तक की फॉर्म में और उसके राइटर की फॉर्म में ये दे देगा क्वेश्चन। उसी तरीके से जब हम इससे स्टेट सर्विसेज दे रहे होंगे वहां पे वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। यहां से यूपीएससी में मेंस और प्रीलिम्स में यहां से हो सकता है कम क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी महल को बनाने के लिए एक शानदार नींव की जरूरत होती है। अगर आप एक मकान बनाएंगे तो वो हो सकता है 2 या 3-4 महीने में तैयार हो जाए, लेकिन अगर आप महल बनाएंगे तो उसमें हो नहीं सकता, उसमें टाइम लगेगा। आपको महल बनाना है, यूपीएससी बनाना है, अपना क्रैक करना है, तो आपको टाइम लगेगा, और आपको छोटी से छोटी चीज पर फोकस करके चलना होगा। फिर अगली किताब जो है उसका नाम है कीर्ति कौमुदी। अब कीर्ति कौमुदी रामेश्वर के द्वारा लिखी गई, सोमेश्वर के द्वारा। अब सोमेश्वर के द्वारा जब ये रचित की जाएगी तो ये चालुक्य वंश के इतिहास पर फोकस करती है। चालुक्य वंश के बारे में ये बताती है कि चालुक्य वंश में क्या क्या चीजें चल रही थी उस वक्त। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर कीर्ति कौमुदी नामक बुक पूछी जा रही है तो ये किसके द्वारा लिखी जा रही है? तो वो लिखी जा रही है आपके सोमेश्वर के द्वारा। अगली किताब जो है वो है अवंती सुंदरी। अगली किताब कौन सी है? अवंती सुंदरी, और ये खुद डंडी के द्वारा लिखी जा रही है। अब यहां पर डंडी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि डंडी के द्वारा और भी किताबें लिखी गई हैं। जब हम बुक्स एंड ऑथर्स का सेगमेंट अपना आर्ट एंड कल्चर में कवर कर रहे होंगे तो वहां पर डंडी बहुत मेन भूमिका में होंगे, क्योंकि डंडी की एक पूरी प्लेलिस्ट होगी वहां।
बाकायदा उनकी किताबों की एक लिस्ट है जिसको हमें जानना जरूरी है। लेकिन यहां पर, यहां के सापेक्ष में इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहां पर उन्होंने इस ग्रंथ के द्वारा दक्षिण भारत का जो पल्लव राजवंश है उसका इतिहास की जानकारी दी है। बेसिकली ये पल्लव राजवंश के ऊपर फोकस्ड है। जैसे और किताबें कीर्ति कौमुदी है वो चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देती है, विक्रमादित्य चरितम है वो आपके विक्रमादित्य फिफ्थ के बारे में जानकारी देती है, उसी तरीके से ये किताब अवंती सुंदरी ये पल्लव इतिहास के बारे में पूर्णतः जानकारी देती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ जब तक मिले तब तक आप अपने नोट्स बना तो ले ही, ठीक, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, जब देशी जो लेखक हैं उनकी किताब होने के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विदेशी लेखक, ठीक है। तो इसमें हम विदेशी लेखक और उनके साहित्य पर इसलिए जोर दे रहे होंगे क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में ही है अगर कोई व्यक्ति यहीं पर है और यहीं की बात बता रहा है तो हो सकता है उस पर हम क्या करें, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं क्योंकि वो वहीं के राजा की बात बता रहा है, वहीं अपने राज्य की बात बता रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां चीन से या यहां से ईरान से या किसी और देश से इंडिया आएगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसका एक रीजन होगा क्योंकि वो दूसरे बता रहा होगा, वो स्वतंत्र होगा। इसीलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जो दूसरे देश से आए हुए लेखक हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या बात बताई है इंडिया के बारे में। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चीनी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके फारस के यात्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी फॉर्म में चलते हुए स्टार्टिंग में देखिए पहला व्यक्ति है हेरोडोटस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हेरोडोटस? अब हेरोडोटस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे इतिहास का पिता कह रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं अगर उसका कोई व्यक्ति फादर कहला रहा है तो वो अपने आप में एक महान व्यक्तित्व रखता होगा। ये जानकारी हम सबको दे रहा होगा वो कि वो क्यों इतिहास का पिता हो गया। तो ये सबसे पहला नाम लिखें आप, हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता भी कहा जा रहा है। अब इसने ऐसा क्या काम किया? तो इसने ये काम किया कि इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये याद रखना होगा कि हिस्टोरिका किसकी बुक है? हेरोडोटस की किताब। और इस पुस्तक में जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान और चाइना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ईरान को ही हम फारस कहेंगे और फारस के साथ इंडिया के क्या संबंध थे वो ये इसमें बताएगा। वो ये बताएगा कि ट्रेड होता था, युद्ध होते थे, इस तरीके से ये चीज होती थी। ये इस किताब में बताया गया है। तो अगला व्यक्ति जो है वो है मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसकी तुलना चाणक्य के साथ हो रही है। जब तुलना इसकी चाणक्य के साथ हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा और ये सेल्यूकस निकेटर उसका एक राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, उसका सेनापति है और उस सेनापति का एक राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य साम्राज्य हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें आएंगी और जब आएंगी तब आपको एक बेस मजबूत हो चुका होगा कि हम
क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें यहां क्लियर होंगी। तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीस था, और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। जैसे अर्थशास्त्र किताब है वैसे ही इंडिका भी, दोनों एक तरीके की ही किताब है। उसमें मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, प्रशासन को इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का, और जो वहां की कृषि थी, कृषि को कहते हैं एग्रीकल्चर, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ये चीज यहां पे दिखाई दे रही होगी इस किताब के माध्यम से कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरीके की एग्रीकल्चर होती थी। अकाल पड़ते थे, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने दान दिया है, सबसे पहले उसने लगान मुक्त किया है, ये सारी की सारी बात इस किताब में दिखाई दे रही होंगी। फिर अगला आदमी है जिसका नाम है डायमेकस। अब डायमेकस और हेरोडोटस दोनों एक जैसे के नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हेरोडोटस जो है वो सीधे सीधे किताब लिख रहा है फारस और इंडिया के संबंधों की, लेकिन जो डायमेकस है वो व्यक्ति सीरियन है, और सीरियन नरेश अंतियोकस का एक राजदूत है। अब अंतियोकस कहां का राजा है? सीरिया का, और उसका ये राजदूत है। और ये व्यक्ति जो है डायमेकस, वो सीधे किसके दरबार में आएगा? वो आएगा बिंदुसार के। अब ये मौर्य साम्राज्य में एक हायरार्की है, उसका जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए आपको, कि यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य होगा, उसके बाद बिंदुसार होगा, और बिंदुसार के बाद अशोक महान आएंगे। यह हमें पता होना चाहिए कि इसके टाइम पीरियड में कौन आया, इसके टाइम पीरियड में कौन कौन आया, और इसके टाइम पीरियड में कौन कौन आया, ये सारी चीजें पूछेगा। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया है? डायमेकस। अब अगला जो व्यक्ति है जिसका नाम है डायनियोसिस। अब डायमेकस और डायनियोसिस दोनों ही बिंदुसार के टाइम पीरियड में आ रहे हैं, लेकिन दोनों की जो देश है वो अलग है, और उसका जो राजा भेज रहा है वो भी अलग है। ये मिस्र नरेश का राजा जो है जिसका नाम है टोलमी, उसका राजदूत है। वो जो व्यक्ति था उसका नाम था, जिस राजा का वो राजदूत था वो था अंतियोकस। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये रिपीट करनी है, चीजें बार बार रिवाइज करनी है, क्योंकि ये भी बिंदुसार के टाइम पीरियड में आ रहा है। अगर बिंदुसार के टाइम पीरियड में ये लोग आ रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, और वो पूछेगा कि कौन व्यक्ति किसका राजदूत था। क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं कि बिंदुसार के टाइम पीरियड में कौन कौन आया आप एकदम याद कर लेंगे। डायमेकस आया था, डायनियोसिस आया था, ये एकदम याद कर लेंगे आप। लेकिन आप जहां पे चूक करेंगे वो ये होगी कि डायनियोसिस जो था वो टोलमी का राजदूत था, और डायमेकस जो था वो अंतियोकस का राजदूत था। अब राजदूत मतलब क्या होता है? राजदूत मतलब ये होता है वो मोटरसाइकिल नहीं जो पहले चलती थी। राजदूत का मतलब होता है कि अगर मैं किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, अगर मैं किसी देश का प्रशासक हूं, तो मैं किसी व्यक्ति को ऐसे को दूत बनाकर, मैसेंजर बना के भेजूंगा कि जो मेरी बात दूसरे देश तक पहुंचा पाए। उस व्यक्ति को हम राजदूत बोलते थे। उसी के नाम से प्रेरित होकर वो बाइक निकाली गई जिसको राजदूत कहा गया, क्योंकि वो मैसेंजर का काम करती थी, एक जगह से जाके दूसरी जगह तक पहुंचाने का। क्लियर? फिर अगला व्यक्ति है जिसका नाम है पिल्ली। अब पिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिल्ली का नाम यहां पे रखा गया? तो पिल्ली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता, उसी तरीके से पिल्ली को नेचुरल जो हिस्टोरिका है उसका राइटर है, और उनको नेचुरल हिस्ट्री का फादर भी कहा जा रहा है। इनकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, और वहां पे जो किताब है उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। तो ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जब देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो कंप्लीट कर रहे होंगे चीजें, किस तरीके से वो उस किताबों में वो बता रहे होंगे,
तो यहां से ये पता चलता है नेचुरल हिस्टोरिका में कि भारतीय पशु, पेड़, खनिज, इन सब के बारे में जानकारी दी है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लें जल्दी। हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। अब जो चीनी यात्री हैं, इससे पहले तो मिस्र और ईरान साइड के रहे, अब चीनी यात्री देख लेते हैं। यहां पे एक हेडलाइन डाल दीजिएगा, चाइना के यात्री। ठीक, लिख दीजिए, चाइना लिख दीजिए और वहां के यात्री लिख दीजिए। अब चाइना का पहला जो यात्री है वो जिसका नाम है फाहयान। अब फाहयान का टाइम पीरियड उसके साथ लिखा हुआ। अब ये टाइम पीरियड इसी में क्यों इतना साफ साफ क्लियर लिखा गया? क्योंकि इसका टाइम पीरियड कई बार पूछा गया है, इसका कालखंड पूछा गया है कि यह किस टाइम पीरियड पे भारत आया। इसी वजह से इसका टाइम पीरियड यहां लिखा है 399 से 415। इस टाइम पीरियड में ये यहां रहा, 16 साल ये यहां पे रहेगा। और ये प्रथम चीनी यात्री था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया। अब यहां से सिर्फ पढ़कर आप मौर्य साम्राज्य मार देंगे कि चंद्रगुप्त लिखा है, अच्छा ठीक है, यही अकेला व्यक्ति है जो मौर्य साम्राज्य में हुआ जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये उसके टाइम पीरियड में नहीं आया, ये आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम, जो कि मौर्य साम्राज्य से है ही नहीं। ये बाद में आप देखिए कि ये 399 से 415 का टाइम पीरियड चल रहा है। तो उस समय का एक शासन काल, एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएगा भारत का। और अपनी पुस्तक में इसने वहां की तात्कालिक जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी उसके बारे में, और जो वहां की सोशल कंडीशंस थी उसके बारे में, सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में शो कर रहा होगा। ये सारी की सारी चीजें वहां बता रहा होगा इस किताब में। इसके बाद जो व्यक्ति है जिसका नाम है हुएंगसोंग। अब हुएंगसोंग 399 से 415 तक जब फाहयान रहेगा तब ये बिल्कुल नहीं होगा यहां पर। और उसके बाद कई सालों के बाद, 200 सालों के बाद, ये फिर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा हुएंगसोंग, और वो आ रहा होगा 629 से 644 के बीच। अब ये व्यक्ति भी हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा समय निकाल रहा है। ये 25 साल के करीब यहां पे दिखाई देगा और वो 16 साल के करीब यहां दिखाई देगा। अब इस व्यक्ति ने 25 साल या 16 साल कोई अगर यहां रहेगा तो उसे यहां की कंडीशंस, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन, सारी की सारी चीजें पता होंगी, उसने देखा होगा बहुत करीब से, तभी उसने यहां के ऊपर किताब लिखी। इससे यात्रियों का सम्राट भी कहा जाता है। अगर इसका टाइटल देखें, इसकी उपाधि देखें, तो इसे यात्रियों का सम्राट भी कहा जा रहा होगा और इसे यात्रियों के राजकुमार के रूप में भी कहा जाएगा। अगर इसका नाम पूछें कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हुएंगसोंग को होगा। फिर उसके बाद ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आएगा। जिस तरीके से फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आ रहा था, उसी तरीके से हुएंगसोंग, हा से हुएंगसोंग और हा से ही हर्षवर्धन। अगर किसी बच्चे को यह कंफ्यूजन हो रहा है कि हम चीनी यात्रियों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो किसके टाइम पीरियड में आया है, तो आपको सीधे सीधे ट्रिक पता चलती है
कि हा से ह्वेंसोंग होता है और हा से ही हर्षवर्धन होता है। यह आप हमेशा याद रखिए। अगर हा से हम और हा से हंसना, हम हंस रहे हैं इसका मतलब हा से जिंदगी है। उसी तरीके से हा से ह्वेंसोंग और हा से हर्षवर्धन, अब कभी आप भूलेंगे ही नहीं। फिर आप देखेंगे कि इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी यू की। अब किताब का नाम क्या है? सी यू की। ये किताब दिखाई दे रही होगी। और इस सी यू की किताब में ये भारत के जितने भी यहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां की राजनीतिक व्यवस्था है, यहां की सामाजिक व्यवस्था है, यहां की धार्मिक व्यवस्था है, इन सब के बारे में बात करेगी। इसने पूरी जानकारी दी है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस तरीके की पढ़ाई होती थी। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों इस तरीके से अच्छे से जानता है? क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में बकायदा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद खुद पढ़ाएगा भी। इसीलिए इसको ये जो टाइम पीरियड इतना ज्यादा लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहां स्टडी करेगा, यहां की चीजों को सीखेगा, यहां के दर्शन को पढ़ेगा और फिर उसके बाद अपनी चीजें सिखाएगा भी। तो ये चीज दिखाई देगी। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के जा रहा है। इसीलिए बौद्धिज्म इतना प्रसारित हो गया चाइना और उधर के जो देश हैं उन्होंने। ये आईआर का भी टॉपिक हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने में जब आप पढ़ रहे होंगे आईआर, तो उसमें जो विदेशी यात्री हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उससे पता चलता है कि हमारे देश के पहले क्या संबंध रहे हैं। अगला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है इत्सिंग। अब इत्सिंग भी एक चीनी यात्री है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 670 ईस्वी। ये 644 में जब वापस चला जाएगा, उसके बाद ये 670 में ये भारत आएगा और भारत में ये पूरा उसके आसपास का एरिया देखेगा। लेकिन ये मेनली बिहार के एरिया में जाएगा, वहां भ्रमण करेगा और विश्वविद्यालय में स्टडी करेगा नालंदा के। अब नालंदा का विश्वविद्यालय बार बार जब सामने आ रहा होगा तो हमें यहां नालंदा विश्वविद्यालय से भी चीजें पता होनी चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे हमारे भारत में लोकेट करता है। तो हम अगर देखें, क्योंकि जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शनल में ये सीधे सीधे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है। वो यहां पे पॉइंट दे देगा 1 2 3 4, आप बताइए। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय यहां पे दिखाई दे रहा होगा बिहार में। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें कहां पे ये चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट कौन सी साइट कहां पे दिखाई दे रही है। यह हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यह साइट यहां पे है। अगर मैं दैमाबाद पूछूं तो दैमाबाद पता होना चाहिए कि दैमाबाद यहां पड़ता है। अगर मैं पूछूं कि मांडा कहां पड़ता है तो मांडा यहां पड़ता है। यह चीज पता होना चाहिए। अगर सीधे सीधे पूछी जाए कि अगर पूरब की कौन सी सबसे पूरब में हड़प्पा सभ्यता की साइट थी और उसका पॉइंट बना दिया जाए, आपसे पूछा जाए उसका नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा और उसका नाम सीधे सीधे आलमगीरपुर हो जाएगा। ये दिखाई देगी और ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम मैप के हिसाब से अपनी हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैप अकेला ज्योग्राफी में या किसी और सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है। मैप से आपको यह पता चलता है कि इस शासक की कितनी बाउंड्रीज थी, कितना एरिया कवर करता था। जब आधुनिक भारत में हम देख रहे होंगे तो नेपाल, अफगानिस्तान, इन सबके साथ क्यों डिस्प्यूट है? क्योंकि उस वक्त हम मैप के हिसाब से उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बाउंड्रीज शेयर जब हो रही थी, उसके बाद जब बंटवारा हुआ चीजों के साथ, तो उतना अच्छे ढंग से हम उसे इंप्लीमेंट नहीं किए।
तो यही चीज है जो आगे चल के परेशानी का एक कारण बनती है। अब अगला अगर टॉपिक देखा जाए, अगले पॉइंट पे जब चलें तो उससे पहले आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, फिर आज थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे। यहां पे ऊपर हेडलाइन डाल लीजिएगा एक, चाइना के यात्री। एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। हो गया? चलिए अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जब लिटरेचर खत्म कर लेंगे उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है पुरातात्विक शोध। पुरातात्विक शोध क्या होता है? पुरातात्विक शोध क्या होता है? कौन सा वाला? ये ठीक, ठीक है। अब पुरातात्विक शोध क्या होता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिटरेचर के साथ साथ हम आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स थी उनके बिहाफ पे भी ये बताते हैं कि क्या चीज हमें कहां से मिली और कि उसके बिहाफ पे क्या क्या हम पता कर सकते हैं। तो यहां पे खुदाई के दौरान जो पुरानी वस्तुएं मिली जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है उसे हम जो पुरातात्विक शोध हैं वो कहलाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कॉइन्स हो सकती हैं, जैसे आपकी कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें यहां होंगी। जैसे आपके अभिलेख हो सकते हैं, ये इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या आएगा। अभिलेख, मुद्राएं मतलब कॉइन्स, स्मारक मतलब वहां के जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है वहां का, वो मोनूमेंट जिसे कहते हैं। और जॉन किनिंघम जो है उनको हम भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहेंगे। अब ये व्यक्ति यहां पे भारतीय पुरातत्व का पिता क्यों कहलाएगा? क्योंकि यही ऐसा व्यक्ति है जिसने खुदाई का काम इंडिया में स्टार्ट करवाया, उस चीज को प्रमोट किया कि किस टाइम पे किस तरीके से चीजें की जाए। हम ये देख रहे होंगे ये चीज ये करवाएगा। लॉर्ड कर्जन के टाइम में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये दिखाई देगा कि एक पूरा पूरा विभाग बनेगा इसका। तो ये चीज बहुत बेसिक है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम आगे जा सकते हैं। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि एक व्यक्ति था जॉन किनिंघम जिसको हम भारतीय पुरातत्व का पिता कह रहे हैं, तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में सीधे सीधे ये बात बोल रहे होंगे डायरेक्ट कि पुरातत्व विभाग खुला कर्जन के टाइम, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने भारतीय इतिहास में खुदाई का काम स्टार्ट करवाया है और उसको हम भारतीय खुदाई का जो पुरातत्व विभाग है उसका पिता कहा जा रहा है। तो ये चीज एकदम ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में छोड़ छोड़ के चलेंगे तो बाद में एकदम पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, चीजों को सीखना होगा, क्योंकि एक कहावत है कि तुमने मुझे उस तरीके से पाने की शिद्दत ही नहीं रखी जिस तरीके से मैं मिलना था। यह आपको हमेशा देखना होगा कि हम किसी को अगर जीतना चाहते हैं तो उसकी हर चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आगे हैं मुद्राएं अथवा सिक्के, इन दोनों को ही इंग्लिश में कॉइन्स कहा जाता है। ठीक है, कॉइन्स मतलब जो आजकल हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं, जिससे टॉस होती है, वही कॉइन की चर्चा यहां पे चल रही है। अब
प्राचीन भारत के जो गणराज्य रिपब्लिकन कंट्रीज थे उसमें मुद्राएं अस्तित्व में आ चुकी थी, वो अपने अपनी करेंसी चला रहे थे। हर साम्राज्य की कुछ ना कुछ विशेषताएं थी जो कि वो दिखाई देंगी, उस पे उनकी तिथियां मतलब डेट्स, उनका साइन, उनका लोगो, ये सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप करंट में देखेंगे, करंट में एक चर्चा में एक चीज आई, आपने देखी होगी, अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो हमारे इंडिया का जो नेवी फ्लैग है, जो इंडियन नेवी का फ्लैग है, अब वो चेंज हो गया। पहले वो इस तरीके से हुआ करता था, यहां पे इंडिया का फ्लैग था, पहले इस तरीके से हुआ करता था, और यहां पे इस तरीके से सेंट जॉर्ज का साइन हुआ करता था। इंडियन नेवी का फ्लैग इस तरीके से दिखाई देता था। लेकिन हाल ही में 2 सितंबर को पीएम मोदी जी के द्वारा यह चेंज कर दिया गया। जब आईएनएस विक्रांत उतारा गया मार्केट में तो फ्लैग भी चेंज कर दिया गया। अब फ्लैग का जो सिनेरियो है, वो जो नया फ्लैग है वो इस तरीके से बन गया है, उसमें यहां पे अपना इंडिया का फ्लैग है और यहां पर अष्टकोणीय जो शिवाजी की मोहर हुआ करती थी उसको लगा दिया गया है। मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि जब आप इतिहास में देखेंगे कि मोहरों का क्या इंपॉर्टेंस है तो वो आज पता चलेगा, क्योंकि आज के जो फ्लैग है इंडियन नेवी का उसमें मोहर दिखाई दे रही है। मोहर की फॉर्म, उसकी शेप आज के झंडे पे दिखाई दे रही है। हमारे पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव नहीं रहना चाहिए कि आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि जो हम आज पढ़ रहे हैं क्या उसका जो पास्ट रहा है वो कहीं से रिलेट था। जिस तरीके से शिवाजी की आप मोहर देखेंगे वो आज के झंडे पे नेवी के दिखाई देगी। तो इस चीज से जब हम चीजों को पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि चीजें कहां यूज में आएंगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम जब देख चुके होंगे कि किस किस चीज पे मुद्राओं पे बात चल रही है, तो कुछ बातों को और देख लें जिससे जल्दी से क्लियर हो जाए। प्राचीन सिक्कों का अगर अध्ययन किया जाए तो हम उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये पता होना चाहिए, ये नॉर्मल बात है, ये पता होनी चाहिए कि जो हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं वो किसको कहते हैं, कॉइंस की स्टडी को। फिर भारत में प्राचीनतम जो सिक्का है वो 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। पहला जो सिक्का मिलेगा वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का होगा, जिसे हम आहत कह रहे होंगे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उठेगा तो मात्र एक अकेला वाहिद क्वेश्चन ये है कि कॉइन्स को हम 5वीं शताब्दी वाले को क्या कह रहे हैं, तो वो आहत है। ये यूपीएससी में पूछा भी गया है कि आहत किसको कहा जाता था, व्यापारी मंडल को, कृषि मंडल को, या कॉइन सिस्टम को, वहां के कॉइन्स को। तो ये पंच मार्क एक सिक्का हुआ करता था, ये मुख्यतः चांदी धातु का बना हुआ होता। क्लियर। यहां से अगर आपसे पूछे कि 5वीं शताब्दी के कॉइन किस धातु के बने होते थे तो वो पता चल गया यहां से कि चांदी धातु के बने होते थे। फिर भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले जब ये सर्वप्रथम या प्रथम वाली लाइन आ जाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर टीचर आपको बताना भूल जाए कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब आपको खुद कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये सर्वप्रथम लिखा है या प्रथम लिखा है या अंतिम लिखा है।
क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं वो हिंद यवन शासक के द्वारा चलाए गए। ये पूछेगा वहां पर प्रीलिम्स में कि पहले जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसके द्वारा चलाए गए, तो हिंद यवन उसमें एक ऑप्शन होगा जिसपे आपको टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जो सोने के कॉइन्स हैं वो गुप्त शासकों के द्वारा और शुद्ध धर्तम जो सोने के सिक्के होते हैं वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए। अब कुषाण शासक जो कनिष्क दिखाई देगा वो सबसे ज्यादा शुद्ध धर्तम जो जो गोल्ड कॉइन्स होगा वो चलाएगा। अब यहां से एक चीज पता चली कि कनिष्क नाम हम हर कोई सुनते हैं, लेकिन कनिष्क किस वंश से रिलेट करता है वो हमें अभी शायद ना पता हो। तो जब हम कुषाण पढ़ रहे होंगे तो वहां कनिष्क का नाम सबसे सर्वोपरि दिखाई देगा, वो सबसे पावरफुल व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम चीजें बहुत एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सातवाहन दिखाई देंगे जिसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी दिखाई दे रहे होंगे, जिसे वीरों का वीर कहा जा रहा होगा, समुद्र का बेटा कहा जा रहा होगा। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी और सातवाहन ने सीत जो शीशा होता है और जो पोटीन होता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि शीशा और पोटीन के कॉइन्स चलाने वाला कौन सा वंश था, तो वो हो जाएगा सातवाहन। सात से सात, सात से शीशा। आपको याद रखना है कि शीशा सिर्फ और सिर्फ यही लोग चलाएंगे। अगर आप कहीं कुषाण मार दें तो ये इसमें आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको ट्रिक से जोड़ा ही नहीं। आपको वो चीजें रिलेट करना आया ही नहीं जिससे आप क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम हो सकें। तो यहां से सिक्के जारी किए गए शीशे और पोटीन के, इन्होंने सोने के सिक्के कभी भी जारी नहीं किए। ये चीज पॉइंट दिखाई दे रहा है कि इन्होंने सोने के सिक्के जारी ही नहीं किए हैं। इन्होंने धर्म की व्यर्थता समझ ली कि यहां सोने के सिक्के बनाने से कोई फायदा है ही नहीं। इन्होंने शीशे और पोटीन के सिक्के बनाए जिसको ये अलग बनाते हैं। अब सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में बने हैं। ये दिखाई देगा, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्य वंश के बाद। मौर्य के बाद जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा मौर्योत्तर काल, और गुप्त के बाद जो काल आएगा उसको बोलेंगे गुप्तोत्तर काल। और सबसे जो कम सिक्के बने हैं वो गुप्तोत्तर काल में ही बने हैं। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि गुप्तोत्तर काल में सबसे कम कॉइन बनी है और जो सबसे ज्यादा कॉइन बनी है वो मौर्योत्तर काल में बनी है। तो एक सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले मौर्य है, फिर मौर्योत्तर है, फिर उसके बाद गुप्त है, और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर है। ये पता होना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा कॉइन्स बनी है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब आगे का पॉइंट जब हम देखें तो अब इसमें आखिरी का जो पॉइंट है वो है अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या होता है? अभिलेख मतलब होता है, अगर सीधी फॉर्म में हम समझें, कि अभिलेख प्राय स्तंभों, स्तंभ मतलब इस तरीके से, शिलाओं, शिलाएं मतलब पत्थर फॉर्म में या तो ऐसी होंगी या टेढ़ी होंगी, इस तरीके से होंगी पत्थर। ताम्रपत्र मतलब जो किसी शीट पर, किसी मेटल की शीट पर लिखे हो, या मुद्राएं मतलब कॉइन, मूर्तियां मतलब जो आपकी मूर्ति दिखाई देगी उसमें, मंदिर मतलब आपके टेम्पल्स, उनकी दीवारों पर खुदे हुए इसके निशान मिलते हैं। अभिलेखों का मतलब होता है जो लेख लिखे गए,
जो चीजें लिख दी गई हैं, क्योंकि वो लेख की फॉर्म में है, वो हार्ड फॉर्म में दिखाई देंगी कि हमें इस पर लिखी हुई है, वो गुदी हुई होंगी, वहां पर सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं होगी, हार्ड कॉपी होगी, वो एकदम फिक्स होंगी, वो चीजें छपी हुई हैं, वहां गुदी हुई हैं। तो स्तंभों पे दिखाई देंगे, अशोक के स्तंभ दिखाई देंगे, अशोक उस पर गुदवाएगा, छेनियों से लिखवाएगा अपनी चीजें, पब्लिक तक पहुंचाएगा। शिलाओं पे दिखाई देंगे, पत्थरों पे दिखाई देंगे, ताम्र पत्रों पे गुदे हुए दिखाई देंगे। इनको मिटाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये एक बार लिख गए तो लिख गए, या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आप किसी चीज पर यहां इस बोर्ड पे अगर मैं किसी को खोद दूं, तो क्या ये फिर उसके बाद हो सकता है सही? नहीं हो सकता। या तो आप इसको पूर्णतः समाप्त करें। तो जो चीज खुदी हुई मिलती है उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एपिग्राफी भी कहा जाता है। अब जो अभिलेखों का अध्ययन है, अगर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन ही एपिग्राफी कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना जो अभिलेख है वो हड़प्पा काल का है, और ये माना जा रहा है कि वो सबसे पुराना जो अभिलेख मिला है इंडिया में वो हड़प्पा काल का है। लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो अभी तक हमारे भारतीय तो छोड़िए, किसी विश्व में किसी के द्वारा नहीं पढ़ी गई। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम जो अपने अभिलेख देख रहे हैं, जो हमारे सामने साक्ष्य हैं, वो किस टाइम पीरियड के हैं। तो प्राचीनतम पठनीय जो अभिलेख है, पठनीय मतलब अभिलेख मतलब जो पढ़ा जा चुका है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, जो हम देख चुके हैं कि इसका क्या मतलब है, तो वो सम्राट अशोक का है। और उसे पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो जेम्स प्रिंसिप है। जेम्स प्रिंसिप ने उसे 1837 में पढ़ लिया। उसने उसकी जो भाषा थी पाली प्राकृत उसे पढ़ा उसके माध्यम से। तो पहला जो अभिलेख माना जाता है जिसको पढ़ा गया वो सम्राट अशोक का माना जाता है। तो कई बार कंफ्यूज होंगे आप लोग कि पहला अभिलेख किसे माना जाता है, तो आप अशोक मार के आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर होगा वो आपका जो आंसर माना जाएगा वो हड़प्पा कालीन माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सम्राट अशोक का होगा। इतनी चीज हमें बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। वनडे एग्जाम में कभी कभी ये डेट भी पूछ लेते हैं, 1837 में पढ़ा गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर हम अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, और हड़प्पा सभ्यता पे चलेंगे इस टॉपिक के बाद। स्क्रीनशॉट लें फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि चीजें किस तरीके से ये चीज हुई। अभी कुछ एक दो अभिलेख और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हम इसी टॉपिक के जुड़े हुए जो हैं वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेंस में यहां से क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, तो उसको हम अपनी एक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी जल्दी देखकर, क्योंकि ये अभिलेख जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे वहां फिर से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो मेन अभिलेख है आपका वो जूनागढ़ है, क्योंकि गिरनार अभिलेख में दिखाई देगा। फिर एक अभिलेख है जिसका एन है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको गुप्त शासक भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया। और जो जूनागढ़ अभिलेख है वो शक शासक रुद्रदमन प्रथम के द्वारा लिखा गया। फिर एक ऐहोल अभिलेख है जिसको बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख माना जाता है, और जिसे उसके मंत्री रवि कीर्ति के द्वारा तैयार किया गया था। ये चीज सारी की सारी हम देख रहे होंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख
इसे कलिंग शासक खारवेल के द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम, देखिए यहां सर्वप्रथम आ गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ईस्वी वार घटनाओं का विवरण दिया गया। जो ईस्वी होती हैं उसका सीक्वेंस में एक पूरा दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये खारवेल शासकों के द्वारा जारी किया गया। फिर इलाहाबाद अभिलेख, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, लेकिन इस अभिलेख का नाम इलाहाबाद का इलाहाबाद ही है। लेकिन देखिए यहां पे प्रशस्ति के नाम से पूछा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति होगा, लेकिन अभिलेख यहां पर इलाहाबाद अभिलेख ही रहेगा। उसका नाम आप ये ना कर दीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति हो गया। प्रयाग प्रशस्ति ठीक है, उसका नया अलग दूसरा नाम है, लेकिन प्रयागराज अभिलेख कर दें उसका नाम, तो यह मुमकिन नहीं है। मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है और बाद में इस पर हरिशेन के द्वारा, किसका है मूल रूप से अशोक का है, लेकिन बाद में हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां भी इस पर खुदवाई गई। जैसे मैंने आपको बताया किसी अभिलेख पर अगर कोई चीज खुद गई है तो उसको मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर उसके नीचे जगह खाली है तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं चीजें, अपनी चीजें भी लिखवा सकते हैं। वही काम किसके द्वारा किया गया, हरिशेन के द्वारा किया गया। अगले में चल के मास्की और गुर्जरा अभिलेख भी किसके हैं, ये सम्राट अशोक के हैं। और यहीं पे आप ये देखेंगे कि अशोक का नाम पूरा का पूरा दिखाई देगा, अशोक नामदेव प्रियदर्शी, यही दिखाई दे रहा होगा कि अशोक प्रियदर्शी और अशोक के नाम दोनों से उल्लेखित होगा, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि प्रियदर्शी किसका नाम है। श्रीलंका में भी एक शासक दिखाई ऐसा दे रहा होगा जिसका नाम प्रियदर्शी के नाम से ही वो अभिलेखों में अपनी बातें लिखवा रहा होगा। तो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मास्की और गुर्जरा में अशोक के साथ साथ उसका नाम अशोक प्रियदर्शी दिखाई देगा। इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें और फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं लास्ट में स्मारक। अब स्मारक में क्या है कि स्मारक में आपके तक्षशिला, यहां से प्राप्त जो अवशेष हैं उसमें कुषाण वंश जिसमें हम दिखाई दे रहे हैं कनिष्क, उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट जो कि कंबोडिया तथा जो बोरोबुदुर का मंदिर है जो कि जावा में दिखाई देगा, और अंकोर वाट कंबोडिया में दिखाएगा। जब हम आर्ट एंड कल्चर में मंदिर पढ़ रहे होंगे, टेम्परेचर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये दिखाई देंगे। यहां से प्राप्त अनेक प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां ये बताती हैं कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। अभी एक मूवी आ रही है करंट में, मैंने उसका प्रोमो देखा जिसका नाम है PS फर्स्ट, जिसमें चोला डायनेस्टी के बारे में बात की गई है। उनका संबंध जब दिखाई देगा तो वो कंबोडिया ये सब एरिया में दिखाई देगा। तो जो मूवीज आपकी पढ़ाई में मदद करें तो आपको वो देख लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस मूवी से हमारा चोला डायनेस्टी समझ में आ सकता है तो आपको देखनी चाहिए। जैसे मराठाओं में बाजीराव मस्तानी एक मूवी थी, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए थी, लेकिन उसमें पता चला कि जो पेशवा पद था वो क्यों पावरफुल हो गया। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये पद क्यों पावरफुल हो गया। सुमंत क्या पद था, बाजीराव का पेशवा जो पद था वो क्यों छत्रपति पद एक अलग पद था, अमात्य एक अलग पद था, मराठा साम्राज्य। जब हम पढ़ रहे होंगे ये सारे पद हमें समझ में आएंगे, और उस मूवी के माध्यम से ये चीज हमें बहुत क्लियर हो जाती है कि पेशवा कैसे पावरफुल हो गए। जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, और छत्रपति अपने काम करना छोड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेशवा के अधीन वो फिर एक राजा की मात्र भूमिका निभाएगा, लेकिन सारे ऑर्डर जो साइन करेगा वो पेशवा करेगा। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके आज की क्लास हम यहां खत्म करेंगे, जिससे कि हम दूसरी क्लास में इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स लाइक, वो छोटी वीडियोस में एक आपको पहुंचा पाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस क्लास को आज समाप्त करके फिर चीजों को देखते हैं।
ठीक है, हो गया। तो अब अगली क्लास में आपके साथ जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जनरल थ्योरी है जिससे हम चीजों को जानते हैं, वहां से यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चंस उठाती है, बट पीसीएस में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं और ये आपके जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने जब 3 क्लास इस टॉपिक पर दी है, इसका मतलब मैं आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बताऊंगा जिससे आपको ये लगे कि ये हमारे यूज में नहीं था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो घर पे रह के इसका रिवाइज करते जाएं और क्वेश्चंस जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा उसको एक बार देखें। वो 24 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको लगाएं, उनके बारे में जानते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।